समझिए इधर है। अपवर्तनांक का पहला प्रकार था निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा प्रकार है सापेक्ष अपवर्तनांक। ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, बुक में देख लीजिएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक बुक में नहीं है, ये जब 12th क्लास में जाइएगा तब समझाया जाता है, लेकिन हम बता देते हैं यहीं पे। सापेक्ष अपवर्तनांक है जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है। यही यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक रहता तो वहाँ पर रहता है कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से, निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों सेम है, अंतर कितना है तो उसमें निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाता है, लेकिन इसमें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहला माध्यम जो होगा वो निर्वात होगा, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम हमेशा क्या होता है, निर्वात होता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर माध्यम बनाए तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चली गई, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका जल और ये हो गया आपका कांच, ठीक है, ये हो गया आई और ये हो गया। तो क्या ये निर्वात है, ये क्या है जल, और ये यहाँ पे कहीं निर्वात का बात नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और वही यदि प्रकाश जल से ना जाके वायु से जाए, वायु या निर्वात से होके जाए जल में, है ना, तब जो यहाँ पे अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला जो यहाँ पे आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक में वो म्यू बराबर होता है c/v। c का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और v का मतलब जिस दूसरे माध्यम में जा रही है वो जल या कांच हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपका पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम क्या है जल है, और ये कांच जो है वो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसलिए इस फॉर्मूला में पहले ही सी दे दिया जाता है, मतलब डिफाइन कर देता है कि पहले सी ही होगा, मतलब पहले प्रकाश किरण निर्वात में रहेगी तब दूसरे माध्यम में जाएगी। लेकिन यहाँ पे माध्यम डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल वेग भी लिखा गया है। भी का मतलब जिस माध्यम से जिस माध्यम में जाए, तो पहले जिस माध्यम में थी उस माध्यम का चाल और बटा में दूसरे माध्यम में जा रही है उस माध्यम का चाल का जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत है सापेक्ष अपवर्तनांक में? अब अपवर्तन के कारण यानी प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है देखिए ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में। देखिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। ये पता है आप लोगों को कि जब जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हम लोग निकाले थे तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ आया था, है कि नहीं। इसके बाद शायद कांच में नहीं, हीरा में शायद हम लोग निकाले थे तो 1.31 करके कुछ आया था 10⁸8, यही ना। तो देखिए यहाँ पे ये निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये हीरा में प्रकाश की चाल है। यानी जैसे जैसे माध्यम चेंज होता है वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, जिसके कारण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। अतः भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का कारण है। अब इसको यहाँ पे प्रूफ किया गया है। देखिए अभी और भी है इसमें, यहाँ पे म्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ पे माध्यम को नहीं क्लियर किया गया है तो पहले माध्यम में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आई हो जाएगा साइन आई और बटा में साइन आर। अपवर्तन स्नेल के नियम से म्यू = साइन आई बटा साइन आर। अब म्यू = ये भी होता है v1/v2 जो यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला साइन आई बटा साइन आर भी होता है और ये भी अपवर्तनांक का फॉर्मूला v1/v2 भी होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला c/v भी होता है, ठीक है। तो जब पहला माध्यम क्लियर कर देगा तब c वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे हमारा अपवर्तनांक निकल गया साइन आई बटा साइन आर और यहाँ पे अपवर्तनांक निकल गया v1/v2। तो ये जो हमारा LHS है वो बराबर है
इसलिए RHS को भी यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर हो गया V1/V2। अब स्थिति चेंज करेंगे हम, यानी पहला स्थिति में ये लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार का अपवर्तन होता है, अविलंब की ओर झुकती है किरण की, अविलंब से दूर भागती है। और फिर दूसरा में लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तब मतलब अपवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है किरण पे। तो यहाँ पे स्थिति 1 में लिखेंगे, समझिए इसको। अभी इधर आया था म्यू के फॉर्मूला से कि साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है V1/, यहाँ पे लिखे थे ना, एक बार और लिख लेते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है V1/, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखे दो स्थिति होता है, पहला तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा सकती है और नहीं तो सघन से विरल में आ सकती है। तो पहला स्थिति है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब V1 जो होता है वो बड़ा हो जाता है किससे, V2 से। यानी अब इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं, जाहिर सी बात है विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो विरल माध्यम ऐसे ही प्रकाश का वेग कम होता है कि नहीं, सॉरी प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है तो ये आपका पहला माध्यम हो गया और ये हो गया दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, क्योंकि विरल से ना सघन में जा रही है तो पहले इस माध्यम का वेग, तो इसका वेग क्या है V1, जो कि V2 से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे V1 अधिक हो जाएगा किससे, V2 से। अब ये लेके आएंगे यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर बराबर है V1/V2 के, यानी यहाँ पे ये जो ऊपर वाला अंश जो है वो हर से बड़ा है, इसलिए यहाँ भी अंश जो होगा वो हर से, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दिए कि साइन आई बड़ा हो गया किससे, साइन आर से। साइन को जब जया को हटाएंगे तो एंगल आई बड़ा हो जाएगा एंगल आर से। यानी कहने का मतलब ये कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल आर क्या है, छोटा है, किस एंगल से, आई से, तो झुकेगी तभी तो छोटा होगा। अगर ये दूर भागेगी तो एंगल आर बड़ा नहीं हो जाएगा आई से, है कि नहीं। तो एंगल आर का छोटा हो जाना ये बताता है कि प्रकाश की किरण जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वैसे अविलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये स्थिति हो गया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये हो गया अपवर्तन का पहला कारण। दूसरे में आते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वही कंडीशन, सघन में जाए, सघन से विरल में जाएगी तो इसका जो वेग होगा वो कम होगा और विरल माध्यम का वेग जो होगा वो अधिक होगा। तो यहाँ पे विरल माध्यम का वेग V2 हो जाएगा और यहाँ पे सघन का वेग V1। तो V1 और इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन V2, इसको ऐसे पढ़ते हैं V1 लेस देन V2, यानी V1 कम है किससे, V2 से, यानी V2 अधिक है। तो फिर वहां पे ये लेके आएंगे ये वाला चीज, साइन आई बटा साइन आर बराबर V1/V2। अब जब V2 बड़ा है तो फिर साइन आर भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी एंगल आर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। और एंगल आर का बड़ा होना ये बताता है कि अविलंब से प्रकाश की किरण दूर भागेगी, ठीक है।